दोस्तों आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से बीपीएससी तैयारी 4.0 की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आप सभी के लिए हिंदी सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया गया है। दोस्तों यह 11वां प्रैक्टिस सेट है और 6 to 8 के लिए यह करवाया जा रहा है। इसके बाद में दोस्तों आप सभी को 9 to 10th, 11 to 12th का करवाया जाएगा, लेकिन धीरे-धीरे करवाया जाएगा। अभी 20 प्रैक्टिस सेट आप सभी के 6 to 8 के करवा दिए जाएंगे। उसके बाद में फिर 20 प्रैक्टिस सेट टीजीटी के लिए, फिर 20 प्रैक्टिस सेट आप सभी के टीजीटी के लिए करवा दिए जाएंगे। तो आप सभी के 6 to 8, 9 to 10th, 11 to 12th के 60 प्रैक्टिस सेट करवा दिए जाएंगे। यह दोस्तों एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस पर होंगे। जो आप सभी के सब्जेक्ट के 80 प्रश्न आते हैं, उनमें से आप सभी लोग 75 प्रश्न सही करने के हालत में होंगे अगर आप सभी लोग यह प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं। दोस्तों ज़्यादा बात न करते हुए आप सभी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं और बीच-बीच में हम लोग बातें करते रहेंगे, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और दोस्तों ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ। आप सभी को पता है कि 70 क्वेश्चन जो होते हैं 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं शुरू के। एक तो आप सभी का जीएस पोर्शन होता है, दूसरा होता है लैंग्वेज पोर्शन। लैंग्वेज के पोर्शन के 30 प्रश्न आते हैं, हिंदी इंग्लिश के 15-15 और जीएस पोर्शन के 40 प्रश्न आते हैं। तो यह टोटल मिलाकर 70 प्रश्न शुरू के होते हैं। 71 नंबर प्रश्न से आप सभी का सब्जेक्टिव स्टार्ट होता है। तो हम लोग 71 नंबर प्रश्न से देखेंगे और यह बुक का ही हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं किसी का, लेकिन बेहतरीन बुक है। आप लोग पूरी अगर प्रैक्टिस सेट कर डालते हैं तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ बुक में दम है और बहुत अच्छे प्रश्न हैं। हम लोग 10 प्रैक्टिस सेट पहले ही कर चुके हैं, आप सभी को बता चुके हैं। 10 प्रैक्टिस सेट और करेंगे 6 to 8 के, टोटल 20 प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे। फ्री ऑफ कास्ट आप सभी को अवेलेबल होंगे यूट्यूब चैनल पर। यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट बनी हुई है, एक-एक देख डालेंगे, आप सभी को 6 to 8 में कोई समस्या नहीं होगी प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। तो 71 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है कि कौन सी बोली राजस्थान की बोली नहीं है। तो बुंदेली राजस्थान की बोली नहीं है, यह बुंदेलखंड में बोली जाने वाली बोली है। पूर्वी हिंदी में 3 बोलियाँ आती हैं, पूर्वी हिंदी में 3 बोलियाँ आती हैं और राजस्थानी बोलियों में 6 बोलियाँ आती हैं। कितनी? राजस्थानी हिंदी में 6 बोलियाँ आती हैं और पूर्वी हिंदी में 3 बोलियाँ आती हैं। पूर्वी हिंदी में 3 बोलियाँ कौन-कौन सी होती हैं? एक अवधी होती है, दूसरी बघेली होती है, तीसरी होती है छत्तीसगढ़ी। यह 3 बोलियाँ आप सभी की आती हैं पूर्वी हिंदी में। अगर राजस्थानी हिंदी में पूछा जाए तो 6 बोलियाँ आती हैं, जिसमें से 2 बोलियाँ सामने दी गई हुई हैं, मारवाड़ी और मालवी, ठीक है। बाकी आगे की बोलियाँ हम लोग आगे देखेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस सेट है, ज़्यादा टाइम गंवाएंगे तो आप सभी लोगों के लिए लाभकारी नहीं होगा। 72 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, प्रेमचंद के अपूर्ण उपन्यास का नाम बताइए। तो रंगभूमि नहीं है, रंगभूमि 1918 में प्रकाशित हुआ था। और सेवा सदन भी नहीं है। मंगलसूत्र आप सभी का है। अच्छा, मंगलसूत्र को पूर्ण किसने किया था? तो अमृत राय ने पूर्ण किया था। किसने? अमृत राय ने पूर्ण किया था। अच्छा, अमृत राय कौन है प्रेमचंद के? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो हिंदी आप लोगों ने कवर कर ली होगी। सेवा सदन पूछ लिया जाए प्रकाशन वर्ष तो 1918 है सेवा सदन का, ठीक, ये भी याद रखना। और रंगभूमि का 1918 है। और एक इनकी है गबन। गबन का प्रकाशन वर्ष पूछ लिया जाए तो इसका भी 1918 है। तो रंगभूमि और गबन का प्रकाशन वर्ष 1918 ही है, ठीक है। और एक इनकी है गोदान का 50वां बार पूछा गया, तो गोदान का याद रखना। गोदान इनकी कृति जो है वो कब प्रकाशित हुई थी? तो 1936 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। तो यह याद रखना, मंगलसूत्र इनका अपूर्ण उपन्यास है। चलिए 73 नंबर प्रश्न का हम लोग उत्तर देख लेते हैं। सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? तो सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है, आप सभी को बताना है। तो गुणवाचक सर्वनाम नहीं होता है, ठीक है। गुणवाचक विशेषण होता है। क्या होता है? विशेषण होता है। तो आप लोगों को बताना पड़ेगा कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है, ये दोनों सर्वनाम है। सर्वनाम की संख्या कितनी है? 6। आप लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे तो 6 सर्वनाम पढ़ चुके होंगे। फिलहाल तो एक बार रट्टा मरवा दे रहे हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है और निजवाचक सर्वनाम होता है। यह 6 सर्वनाम होते हैं। चलिए 74 नंबर प्रश्न का उत्तर देखना है और हम लोग थोड़ा फास्ट चलेंगे, क्योंकि 80 प्रश्न करना है और कम समय में करना है। मैक्सिमम जाए तो 40-45 मिनट जाए, इससे ऊपर न जाए, ठीक। तो 74 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना। तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द इसमें केतकी है। कौन सा? केतकी। तो तीसरा वाला आप सभी का सही हो जाएगा, ठीक है। केवड़ा का पूछा जाए, केवड़ा का तत्सम शब्द पूछ लिया जाए तो केवड़ा का हो जाएगा केविका। क्या हो जाएगा? केविका हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। अच्छा, एक और शब्द आता है आप सभी का करेला। करेला का पूछ लिया जाए तो कारुवेल होता है। क्या होता है? कारुवेल। यह आप सभी लोग को याद रखेंगे। 74 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तीसरा। चलिए दोस्तों 75 नंबर प्रश्न का उत्तर हम लोग देख लेते हैं। रानी केतकी की कहानी जो है, और यहाँ पर कहानी लिखा हुआ है तो यह कहानी ही है। किस विद्या की रचना है? कहानी है। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? तो आप सभी लोगों को बताना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं।
तो रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? इंसा अल्लाह खां की रचना है। किसकी? इंसा अल्लाह खां की रचना है रानी केतकी की कहानी। लल्लू लाल की पूछ लिया जाए तो प्रेम सागर इनकी लल्लू लाल की रचना है, प्रेम सागर, ठीक है। और माधव सप्रे की पूछ लिया जाए तो माधव सप्रे की कौन सी हो जाएगी? माधवलाल सप्रे की पूछ लिया जाए कि माधवलाल सप्रे की कौन सी पुस्तक है, कौन सी कृत है, तो एक टोकरी भर मिट्टी इनकी रचना है। एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे की है। अच्छा, पूछ लिया जाए सुख सागर किसकी है? प्रेम सागर तो लल्लू लाल की है। सुख सागर किसकी है? तो सुख सागर सदा सुखलाल की है। सदा सुखलाल में सुख लिखा हुआ तो सुख सागर उनकी है। लल्लू लाल की कौन सी है? प्रेम सागर, ठीक है। चलिए याद रखना आप लोग, और क्योंकि इंपॉर्टेंट है, फिर से पूछा जा सकता है किसी भी परीक्षा में। 76 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? योजक चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह की अर्धविराम? तीनों में से आप बता देना, क्योंकि तीनों में से एक ही है, ठीक। तो आप सभी का अर्धविराम हो जाएगा। चलिए 77 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया? किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया? कालबोधिनी का प्रकाशन भारतेंदु ने ही किया था 1874 में। कब किया था? 1874 में किया था। बाला बोधनी का प्रकाशन 1874 में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने ही किया था। साथ में कविवचन सुधा का प्रकाशन भी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। कब किया था? कविवचन सुधा का प्रकाशन 1867 में किया था। कब किया था? 1867 में। मतलब कविवचन सुधा पहले प्रकाशित हुई थी, बाला बोधनी बाद में प्रकाशित हुई थी, क्योंकि बाला बोधनी 1874 और कविवचन सुधा 1867 की है। भारतेंदु इनकी पत्रिका नहीं है, तो तीसरा इस ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों हरिश्चंद्र मैगजीन भी इन्होंने प्रकाशित की थी, तो 1863 में हरिश्चंद्र मैगजीन भी इन्होंने प्रकाशित की थी, ठीक है। और भी याद रखना, भारतेंदु राधाचरण गोस्वामी की है। किसकी है? भारतेंदु राधाचरण गोस्वामी की है। 1883 में प्रकाशित हुई थी वृंदावन से। बाकी सब काशी से प्रकाशित हुई थी। काशी से बाला बोधनी, कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, यह सब काशी से प्रकाशित हुई थी। लेकिन भारतेंदु जो राधाचरण गोस्वामी द्वारा प्रकाशित की गई थी, तो वह कहाँ से प्रकाशित हुई थी? वृंदावन से। याद रखना 77 नंबर प्रश्न का उत्तर। 78 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? 78 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? सहायता, पुस्तक की लड़का, ठीक है। तो सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है, आप सभी को बताना है। बताइए, सहायता, पुस्तक की लड़का। 78 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों को सदैव क्या हो जाएगा? सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है सहायता। और भी शब्द हैं, जैसे आप सभी का दल हो गया, एक वचन में प्रयुक्त होता है हमेशा। आकाश पूछ लिया जाए तो एक वचन में हमेशा प्रयुक्त होता है। चांदी एक वचन में, और सोना एक वचन में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए दोस्तों 79 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। घास फूस में कौन सा समास है? घास फूस में कौन सा समास है? अभिभाव समास है, द्वंद्व समास है, कि द्विगु समास है? कौन सा समास है? तो घास फूस में कौन सा समास है? 79 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है सभी को। तो आप सभी का द्वंद्व समास है, बी वाला सही हो जाएगा। अच्छा, पूछ लिया जाए यथाशक्ति में कौन सा समास है? अभिभाव समास है। घास फूस में तो द्वंद्व बता ही दिया है। चौराहा में पूछ लिया जाए तो द्विगु समास हो जाएगा। चंद्रशेखर में पूछ लिया जाए तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को यह याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। 80 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, उपरोक्त में से एक से अधिक कौन सी है? तो जातिवाचक संज्ञा शिक्षक क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, ठीक। हम लोग जो हिंदी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उसमें यह प्रश्न पूछा गया है। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हिंदी के करवा रहे हैं, व्याकरण के और साहित्य के, तो आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। आप लोगों को रामबाण सिद्ध होगा, कहीं से प्रश्न कोई छूटेगा नहीं, ठीक है। तो आप लोगों को पूरी चीज़ें यहाँ पर करनी है। चैनल पर जो जो प्रोवाइड करवाया जा रहा है वह सब कुछ फॉलो करना है। आप लोग TRE 4 में सेलेक्ट हो जाएंगे। देखेंगे आप सभी को लोगों को पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। हिंदी 85 नंबर का नहीं पढ़ना पड़ेगा। GS का भी प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, लेकिन इसके बाद में, ठीक है। तो वो भी आप लोगों को पढ़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन आप लोग पढ़ते रहिए। ये अच्छी बात है कि आप लोग पढ़ते रहेंगे तो आप सभी लोगों की चीज़ें याद होती रहेंगी और तैयार होती रहेंगी। जैसे 80 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। जैसे कार क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लड़का कह दिया जाए तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और पक्षी कह दिया जाए तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। जानवर कह दिया जाए तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। और कह दिया जाए कुछ भी, जैसे छात्र कह दिया जाए तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर ढेर कह दिया जाए तो समूहवाचक हो जाएगा, और झुंड कह दिया जाए तो समूहवाचक हो जाएगा।
और अगर व्यक्तिवाचक पूछना है तो जैसे भगत सिंह हो गया, मेरा नाम ललित द्विवेदी है, तो ये व्यक्तिवाचक है। भगत सिंह व्यक्तिवाचक है। भारत जैसे हो गया आप सभी का भारत देश, तो यह व्यक्तिवाचक हो जाएगा। दिल्ली व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अगर भाववाचक संज्ञा पूछ ली जाए तो भाववाचक संज्ञा में जैसे गर्मी, गर्मी क्या, गर्मी भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। मिठास भाववाचक संज्ञा है। थकान भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो ये सब भाववाचक संज्ञा है। चलिए, हम लोग 80 नंबर प्रश्न देख लिए हैं। अब हम लोग 81 नंबर प्रश्न का उत्तर देखेंगे। राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? राम किताब पढ़ता है, तो राम किताब पढ़ता है, क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा भाववाच्य हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा कि कर्तवाच्य हो जाएगा? ठीक है, 81 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। तो इसमें क्या हो जाएगा? कर्तवाच्य हो जाएगा। तीसरा वाला सही हो जाएगा, भाववाच्य होगा नहीं। कर्मवाच्य और कर्तवाच्य में ही फंसे रहते हैं छात्र। ठीक है, तो जैसे इसमें क्या है? कर्ता प्रधान है। राम किताब पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है? राम पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? किताब पढ़ रहा है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तीसरा, कर्तवाच्य हो जाएगा। चलिए, 82 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र कौन सा था? 82 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र कौन सा था? तो भारत मित्र, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, थोड़ा रुक जाना दोस्तों, थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, पेन नहीं ले पाते हैं। गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र कौन सा था? भारत मित्र, नागरिक नीरद की समालोचक। तो तीसरा हो जाएगा आप सभी का समालोचक। किसकी पत्रिका थी? गुलेरी जी की। ठीक है, तो समालोचक याद रखना चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनका पूरा नाम क्या था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यह पूछ लिया जाता है गुलेरी उपनाम से कौन विख्यात है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। जैसे प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई माधुरी, प्रेमचंद की पत्रिका थी माधुरी, किसकी थी? प्रेमचंद की, तो 1922 में प्रकाशित हुई थी। ठीक, और आगे अब जैसे देख लिया जाए नागरी नीरद, इसमें नागरी नीरद दिया हुआ है, तो नागरी नीरद किसकी थी? बद्री नारायण चौधरी की थी, जिनको प्रेमघन भी कहा जाता था। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन 1893 में नागरी नीरद का पत्रिका का प्रकाशन किया था। भारत मित्र पूछ लिया जाए तो बाल मुकुंद राय, भारत मित्र किसकी है? बाल मुकुंद राय जी की है। 1877 में प्रकाशित हुई थी, आई थिंक। हाँ, 1870 में प्रकाशित हुई थी। और समालोचक किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। 83 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। खर का पर्यायवाची है गधा, मूर्ख, रावण। तो खर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पर्यायवाची क्या हो जाएगा? खर का, खर का पर्यायवाची बताना है, क्या हो जाएगा? तो 83 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, तो आप सभी का हो जाएगा गधा। खर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? गधा। ठीक, जैसे खर का पर्यायवाची गधा हो जाता है। गधा के कितने पर्यायवाची है? गर्दभ भी होता है। खोता जैसे कह दिया जाए, क्या कह दिया जाए? खोता। खोता भी गधा का पर्यायवाची है, तो पर्यायवाची गधा का पर्यायवाची खोता भी है। धूसर कह दिया जाए, कौन क्या कह दिया जाए? धूसर कह दिया जाए, गर्दभ कह दिया जाए, तो ये सब क्या है? गधे के पर्यायवाची है। और दसकंधर कहा जाए, लंकेश कहा जाए, और मूर्ख का क्या हो जाएगा? नादान, मूढ़, अन हो जाएगा। तो अन पूछा जा सकता है, अन किसका पर्यायवाची है? तो पर्यायवाची किसका है? मूर्ख का। जैसे रावण पूछ बता दिया, गधा बता दिया, मूर्ख बता दिया। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अथ का विलोम है? तो अथ का विलोम होता है इति। क्या होता है? इति। तीसरा वाला सही हो जाएगा। एक सेकेंड दोस्तों, थोड़ा सही कर लेने दो, स्क्रीन गड़बड़ा जाती है पेन ना लेने के चक्कर में। तीसरा हो जाएगा ऑप्शन इति हो जाएगा। अथ का विलोम क्या हो जाएगा? इति। चलिए, 85 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? सूरदास जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। ठीक अच्छा, नंददास, एक सेकंड, बिहारी, बिहारी यहाँ पर दिया हुआ है। बिहारी को याद रखना, रीतकालीन कवि थे। कौन कौन से थे? रीतकालीन कवि थे। ठीक, याद रखना। चलिए चलिए दोस्तों, हम लोग 86 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। और निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? तो कर्मवाच्य नहीं है किस वाक्य में? उससे खाना नहीं खाया जाएगा, कर्मवाच्य नहीं है। तो उससे खाना नहीं खाया गया, इसमें क्या हो जाएगा? भाववाच्य। एक वाला सही हो जाएगा। तो 86 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 86 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, प्रश्न देख लेते हैं थोड़ा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 86 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। ठीक है, उससे खाना नहीं खाया जाता, इसमें भाववाचक, भाववाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाववाच्य। ठीक है, भाववाच्य हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों।
87 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को कि दोपहर के बाद का समय इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। दोपहर बाद का समय, तो दोपहर के बाद का समय इस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए, एक शब्द में बताना है आप सभी को। तो दोपहर के बाद का समय पूर्वाहन कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्वाहन कहलाता है। अच्छा, दोपहर के से पहले का समय पूर्वाहन कहलाता है। दोपहर के बाद का समय पूछ रहा है तो मध्याह्न कहलाता है। सॉरी, दोपहर के बाद का समय अपहरण कहलाता है। दोपहर का समय मध्याह्न कहलाता है। ठीक है, याद रखना, थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है, फिर से बताया दे रहे हैं। पूर्वाहन दोपहर के पहले का समय, दोपहर के समय को मध्याह्न कहा जाता है। दोपहर के बाद के समय को अपहरण कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। कबीर की उलट बासियों में कौन सा रस है? तो कबीर की उलट बासियों में कौन सा रस है? विभत्स रस है, अद्भुत रस है कि करुण रस है? आप सभी को बताना है। 88 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो अद्भुत रस है। क्या? बी वाला सही हो, दूसरा सही हो जाएगा। जैसे एक है पानी बिच मीन प्यासी मोए मोए सुनी आवत हाँसी। ठीक है, तो अद्भुत रस हो जाएगा उलट बासियों में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। 89 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। कमल मोती पानी में, कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाला ये किस शब्द के अनेकार्थक शब्द हैं? कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाला, तो क्या हो जाएगा? जलज। जलज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जलज। तो यह आप लोगों का तीसरा हो जाएगा। तो जलज का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाला तो जलज कहते हैं, जल से उत्पन्न। ठीक है, जलद आप सभी लोगों को पता होना चाहिए जलद क्या होता है। जैसे बादल आप सभी के हो गए, बादल को जलद जलद कहते हैं, मेघ को भी जलद कहते हैं। ठीक है, दोनों याद रखना। और पयोधर जैसे पूछ लिया जाए तो पयोधर क्या होता है? स्तन भी होता है, बादल भी होता है। ठीक है, तो पयोधर क्या होता है? पयोधर क्या होता है? स्तन भी होता है और बादल भी होता है। हम लोग आराम आराम से चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, प्रैक्टिस सेट पूरा करेंगे 150 प्रश्नों तक, और चाहे जितना समय लग जाए। अगर जिसको छोड़ना होगा छोड़ देगा, जिसको करना होगा कर ही लेगा, और जो छोड़ देता है उसी की रैंक नहीं आती है और हो सकता है सिलेक्शन भी ना हो। लेकिन अगर कोई दम लगा के देख भी लेता है तो उसका सिलेक्शन निश्चित होता है, क्योंकि वो बारीकी से चीज़ें देखता भी है और मन को मार के 1-1.5 घंटा, जो 45 मिनट 50 मिनट जो भी समय लगे लगाकर अपने क्वेश्चंस तैयार कर लेता है। कम समय में क्वेश्चंस यहीं तैयार करवाए जाते हैं, बाकी कहीं 20 क्वेश्चन में 1-1.5 घंटा ले लिया जाता है भाई। यहाँ तो 50-80 क्वेश्चन आप सभी के 40 मिनट में हो जाते हैं। 90 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का आदिकाल, तो नंद दुलारे वाजपेयी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी कि रामचंद्र शुक्ल हैं? तीन में से आंसर आप सभी को बताना है। 90 नंबर प्रश्न का उत्तर तो आप सभी का हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। वह आम के पेड़ हैं, 91 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। वह आम के पेड़ हैं, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार बताइए। वह जो लिखा हुआ है निश्चयवाचक सर्वनाम है, ये तो नहीं है। निजवाचक सर्वनाम है, ये भी नहीं है। प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ये भी नहीं है। प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ये भी नहीं है। लेकिन ठहरिए, ठहरिए और रुकिए, जो आप सभी का निश्चयवाचक सर्वनाम है एक वाला, यह आप सभी लोगों का आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा निश्चयवाचक। मुझे लगा अनिश्चयवाचक लिखा है, इसलिए मैंने कहा था ये नहीं है, निश्चयवाचक लिखा है, यह आप सभी लोगों का सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। 92 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। 92 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। पहले 92 नंबर का प्रश्न पढ़ लेते हैं, फिर उसका उत्तर बता देंगे। जाके प्रेम राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बहरी सम जतपि परम स्नेही, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? तो आप सभी को बताना है तुलसीदास जी की है। ऐसे ही बता देते हैं किसकी है, तुलसीदास जी की है। ठीक है, रामायण जिसने पढ़ी होगी उसको जरूर याद होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 90 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है दोस्तों। तरल का विलोम क्या होगा? तरल का विलोम होगा ठोस। क्या होगा? ठोस। 93 उत्तर का हो जाएगा बी। तरल का विलोम ठोस हो जाता है और सरल का विलोम जटिल हो जाता है। तीक्ष्ण का विलोम पूछ लिया जाए तो कुंठित होता है। क्या होता है? कुंठित। ये थोड़ा टफ है, इसको इसीलिए लिख दिए हैं। चलिए 94 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? तो हिंदुस्तानी भाषा का रूप बताना है आप सभी को। दक्कनी हिंदी है, संस्कृत निष्ठ हिंदी है कि हिंदी उर्दू मिश्रित हिंदी है? 94 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो आप सभी का तीसरा हो जाएगा हिंदी उर्दू मिश्रित। हिंदुस्तानी भाषा का रूप है हिंदी उर्दू मिश्रित, तीसरा सही हो जाएगा 94 नंबर प्रश्न का। चलिए हम लोग 95 नंबर प्रश्न का उत्तर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग आप सभी को बताना है। आप लोग जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने कराए हुए हैं घटना चक्र की बुक से, आप लोग देखेंगे जाकर, उसमें ऐसे प्रश्न दिए गए हो। स्त्रीलिंग हमने पढ़ाया हो, पहला पार्ट हो सकता है कल, हाँ पहला पार्ट पढ़ाया हुआ है लिंग का, और आप सभी लोग देखेंगे कि
आप सभी को दूसरा पार्ट जब मिलेगा तो 160 से 170 प्रश्न आप सभी लोगों के तैयार हो जाएंगे। भारत की किसी भी परीक्षा में पूछे गए सभी प्रश्न उसमें सम्मिलित हैं। तो 75 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना निम्नलिखित में से। चलिए दोस्तों, 95 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्पर्श स्त्रीलिंग है, लेख स्त्रीलिंग है, लेख आप सभी का पुल्लिंग है। ठीक है। गरिमा क्या है? गरिमा आप सभी लोगों की स्त्रीलिंग है। स्पर्श क्या है? पुल्लिंग है। तो तीसरा वाला आप सभी का सही हो जाएगा, 95 का तीसरा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। गरिमा क्या है? स्त्रीलिंग है। 96 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो कौन सा शब्द तद्भव नहीं है आप सभी को बताना है। तद्भव कौन सा शब्द नहीं है? कसौटी नहीं है, काठ नहीं है, काठ तो तद्भव है ही है। कार्य नहीं है, कार्य का काज होता है, काज होता है तद्भव, कार्य तत्सम है। ठीक है। कसौटी आप सभी का तद्भव है कि तत्सम है, यह बताना है। तो 96 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। कार्य क्या है? तत्सम है। कसौटी क्या है? तद्भव है। और जैसे काठ हो गया, काठ का क्या हो जाएगा? काष्ठ हो जाएगा। क्या? काष्ठ। काष्ठ तत्सम हो जाएगा। ठीक है। अगर कार्य का पूछा जाए तो काज हो जाएगा। और कहानी का कथानिका होता है। कहानी का तत्सम पूछ लिया जाए तो कथानिका होता है, याद रखना। ठीक है, ये याद रखना, कथानिका होता है। और कसौनी का पूछ लिया जाए, किसका? कसौनी का, तो कसपट्टिका होता है। क्या होता है? कसपट्टिका। चलिए हम लोग 97 नंबर प्रश्न का उत्तर देख रहे हैं। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? 97 प्रश्न का उत्तर बताना है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? विरासत उपसर्ग है कि नहीं है? इसमें उपसर्ग नहीं है, विरासत में उपसर्ग नहीं है। व्यापार में उपसर्ग है। क्या है? व्यापार में उपसर्ग है। और वीक्षक में क्या है? उपसर्ग है। ठीक है। इनमें क्या लगा है? वी उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक। तो आप लोग याद रखना, विरासत में उपसर्ग नहीं है। व्यापार, वीक्षक और विकल। कौन सा? विकल। विकल ये भी एक शब्द होता है। एक सेकेंड। विकल ये भी क्या है आप सभी का? इसमें भी वी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ? उपसर्ग। ठीक है। तो व्यापार, वीक्षक में उपसर्ग लगा हुआ है, विरासत में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। 98 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, यह बताना है। तो फूल नहीं रंग बोलते हैं, इस पर मिला था। ठीक है। इस पर मिला था? इस पर नहीं मिला था। अपूर्वा पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किस पर मिला था? अपूर्वा पर। और जैसे फूल नहीं रंग बोलते हैं, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था। अपूर्वा के लिए इनको 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1986 में मिला था। ठीक है। कल मैंने डिस्कशन की हुई थी हिंदी साहित्य, और तो उसमें यह क्वेश्चन बना हुआ था, तो आप लोग देखना जाकर। ठीक है। और गुल मेहंदी किसकी रचना है? आप सभी को बताना है, कमेंट बॉक्स में करके बता दीजिएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। 99 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। सर्वनाम शब्द कौन सा है? सर्वनाम शब्द कौन सा है? तो कौन सर्वनाम है? ठीक, तो दूसरा सही हो जाएगा। चलिए 100 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। बेहतरीन 100 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। राम सेब खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो राम सेब खाता है पूर्वकालिक क्रिया है कि सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है, यह बताना है आप सभी को। तो 100 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए, क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया है। क्या हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। 100 नंबर प्रश्न का आप सभी का दूसरा सही हो जाएगा। राम सेब खाता है में क्या है? सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया उस प्रकार की क्रिया है। सकर्मक क्रिया कौन सी क्रिया है? उस प्रकार की क्रिया जिसमें कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज को प्रभावित करता है, तो क्या कहलाता है? सकर्मक क्रिया कहलाता है। तो राम सेब खाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 101 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। सारंग लय सारंग, सारंग लय सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाए के सारंग कई गई चोट। सारंग लय सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाए के सारंग कई गई चोट। तो इसमें कौन सा है? यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार है? 101 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो इसमें यमक अलंकार है। ठीक है। एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होती है, वहाँ यमक अलंकार होता है। चलिए 102 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। बेहतरीन 102 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। उदार
का विलोम बताइए। तो उदार का विलोम क्या हो जाएगा? नम्र, कोमल, कठोर। क्या हो जाएगा? उदार का विलोम। 102 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, तो तीसरा हो जाएगा कठोर। चलिए दोस्तों, 103 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। जंगम का विलोम क्या हो जाएगा? तो अस्थावर हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। चलिए हम लोग 104 नंबर प्रश्न पर देख रहे हैं। जो इजी प्रश्न होंगे वो तुरंत करेंगे। स्त्रीलिंग बताना है। आय स्त्रीलिंग है, विवाद स्त्रीलिंग है, सार स्त्रीलिंग है। तो आय क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है। आपकी आय कितनी है? मेरी आय इतनी है। तो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है। विवाद सार रूप पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। विवाद सार क्या है? पुल्लिंग है। इसका सार क्या निकलता है? ठीक है। इस विवाद को करने से क्या मतलब है? 105 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश। इस लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। मांगने में शर्म न करना, किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना। आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश यहाँ पर कामा होता तो ज़्यादा बेहतर होता। आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, बी वाला दूसरा आप सभी का सही हो जाएगा। 105 नंबर दूसरा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा प्रश्न था? 105 नंबर। 106 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है दोस्तों। अवध शिला का उस पर था गुरभार, तिल तिल काट रही थी दृग जल धार। कौन सा छंद है बताना है। तोटक है, भैरव है, वसंत है, कौन सा है? 106 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। भैरवे छंद है। क्या है? भैरवे छंद है। अच्छा, इसमें 19 मात्राएं होती हैं, याद रखना। उनके कितनी मात्राएं होती हैं? 19 मात्राएं होती हैं। और इसमें श्रृंगार रस प्रयुक्त होता है। क्या होता है? श्रृंगार रस प्रयुक्त होता है। और सबसे बड़ी बात, इसमें 12/7 पर यति होती है। 12 व 7 पर क्या होती है? यति होती है। तो 12/7 पर यति होती है, मतलब विराम होता है। ठीक है। अवध शिला पर था, अवध शिला पर था गुरुभार। तो यहाँ पर देख लीजिए, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यह 12 मात्राएं हो गई। ठीक है। जो सिंगल वर्ड है, मतलब एक अकेले वर्ण है तो उसका एक मात्रा होती है। जैसे शिला, ला में बड़ा की मात्रा तो इसमें 2 गिनी जाएंगी। ठीक है। बाकी का में बड़ा की मात्रा इसमें भी 2 गिनी जाएंगी। बाकी सब में छोटी, जैसे धी में छोटी की मात्रा तो 1 गिना जाएगा। ठीक, ऐसे ही मात्राएं गिनी जाती हैं। जैसे था है, यहाँ पर था में कितनी मात्राएं गिनी जाएंगी? 2 मात्राएं गिनी जाएंगी। गुर में गा के ऊपर छोटी ऊ की मात्रा है तो 1 गिनी जाएगी। रा में भी छोटे ऊ की मात्रा है तो 1 गिनी जाएगी। ठीक है। भा में बड़ा की मात्रा तो इसमें 2 गिनी जाएंगी, और रा में कोई मात्रा नहीं तो 1 गिनी जाएगी। तो 2, 3, 4, 4 2 6, 1 7, 7 आप सभी की मात्राएं हो गई। ऐसे जोड़ी जाती हैं मात्राएं। ठीक। 107 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है दोस्तों। देरिदा का जन्म कहाँ हुआ था? तो देरिदा का अल्जीरिया में हुआ था, अमेरिका में हुआ था, कि फ्रांस में हुआ था? 107 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। देरिदा का पूरा नाम जाक देरिदा है। क्या है? जाक देरिदा है। तो इनका जन्म अल्जीरिया में हुआ था। 1 नंबर ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। ठीक। इन्होंने विरचना का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? विरचना का सिद्धांत दिया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। और अल्जीरिया में इनका जन्म हुआ था, लेकिन यह फ्रांसीसी दार्शनिक थे। क्या थे? पूछा जाए देरिदा कहाँ के दार्शनिक थे, तो फ्रांसीसी दार्शनिक थे। लेकिन जन्म पूछा जाए तो अल्जीरिया में हुआ था। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? तो विरचना का सिद्धांत इन्होंने ही दिया। 108 नंबर प्रश्न का उत्तर हम लोग देख रहे हैं। राम गया इस वाक्य में कौन सा काल है? तो राम गया इस वाक्य में कौन सा काल है? तो आप सभी को पता है इसमें कौन सा काल है? सामान्य भूतकाल है। कौन सा? सामान्य भूतकाल है। राम गया। तो भूतकाल के भी 6 भेद होते हैं। कितने? 6 भेद होते हैं। आप सभी लोगों को याद रखना पड़ेगा। एक होता है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल में क्या होता है? सामान्य रूप से बीते समय में कार्य के पूरा होने का बोध होता है। जैसे राम गया, राम चला गया, पूरा हो गया। ठीक। आसन्न भूतकाल क्या होता है? कि अभी तुरंत काम समाप्त हुआ है। ठीक है। तुरंत अभी, जैसे मैंने आम खाया है, तो मैंने आम खाया है, अभी जस्ट खाया है, मतलब खा के ख़त्म कर दिया तो कह रहे हैं खाया है। तो ये जस्ट है मूवमेंट। ठीक। आसन्न भूतकाल होता है जस्ट अ मूवमेंट। जैसे आपने क्या कहा? आपने मंजन किया है, तो अभी तुरंत मंजन किया है। कर तो डाला है लेकिन वो भूतकाल में चला गया, लेकिन तुरंत अभी किया है। जो तुरंत किया जाता है उसको आसन्न भूतकाल में किया रखा जाता है। पूर्ण भूतकाल क्या होता है? जैसे कार्य पहले ही पूर्ण हो चुका होता है। जैसे उसने श्याम को क्या कहा? उसने श्याम को मारा था, तो वह पहले ही काम पूरा हो चुका है। कि वो चाहे 20 दिन पहले मारा हो, चाहे 10 दिन पहले मारा हो, लेकिन श्याम को मारा था।
ठीक, तो वह भूतकाल में चला जा चुका है, तो होता है पूर्ण भूतकाल। आसन्न भूत भी समझ गए, सामान्य भूत भी समझ गए, और कौन से भूत समझना है, पूर्ण भूत भी समझ गए। चलिए, अपूर्ण भूतकाल जिससे होता है, चौथा कौन सा होता है, अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल में क्या होता है, कार्य संपन्न नहीं हुआ था, मतलब आधा अधूरा। जैसे रीता सो रही थी, तो रीता जो सो रही थी, अब ये पता नहीं कि सो रही है कि अब जग गई है, लेकिन जब हम थे तो सीता सो रही थी, जगी थी कि नहीं जगी थी ये नहीं पता, तो कार्य पूर्ण नहीं हुआ था, ये नहीं कह सकते कि सोती ही रही थी। ठीक है, चलिए 5 नंबर प्रश्न का उत्तर, सॉरी पांचवा कौन सा, संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल में क्या होता है, कार्य होने में संदेह हो। जैसे अपूर्ण भूतकाल में क्या होता है, काम पूरा नहीं होता है। संदिग्ध भूतकाल में क्या होता है, संदेह में रहता है। जैसे तू गया होगा, तू गया होगा, तो यह संदेह है। ठीक, तू गया होगा, यह क्या है, संदेह में है। तो अभी इस पे ये नहीं पता कि गया होगा कि नहीं गया होगा, लेकिन संदिग्ध भूतकाल है। चलिए, छठा नंबर होता है हेतु हेतु भूतकाल। क्या होता है, हेतु हेतु भूतकाल, ये इंपॉर्टेंट होता है, पूछा भी जा चुका है, हेतु हेतु भूतकाल। तो इसको क्या करेंगे, भूतकाल, इसको क्या करेंगे दोस्तों, जैसे क्रिया के होने या ना होने पर दूसरी क्रिया निर्भर हो, तो उसे कहते हैं हेतु हेतु मद भूतकाल। ठीक है, जैसे यदि तुमने परिश्रम किया होता तो वर्षा होती, अगर तुमने पढ़ाई की होती तो तुम पास होते। ठीक है, अगर तुम खाना खाए होते तो अगर तुम खाना खाए होते तो घूमने जाते। ठीक, तो ये क्या होता है, एक क्रिया पर निर्भर होती है दूसरी क्रिया। चलिए, हम लोग छह भूतकाल के भेद देख लिए हैं, और आप सभी लोगों को अब भूतकाल में और भूतकाल के प्रकारों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 109 नंबर प्रश्न है, राम बहुत बहादुर है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है। तो राम बहुत बहादुर है, तो बहुत क्या है, विशेष क्या हो जाएगा, बहादुर क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, बहुत क्या हो जाएगा, प्राविशेषण हो जाएगा, अब राम क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। अच्छा, विशेषण किसके बारे में विशेषता बताता है, विशेष के बारे में। ठीक है, तो आप लोगों को इसमें राम हो जाएगा। 109 नंबर पर आंसर क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों। 110 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, और नहीं बताना है तो हम तो डिस्कशन करेंगे ही करेंगे। जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो, तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है, कर्तवाच्य होता है, भाववाच्य होता है, यह आप सभी को बताना है। प्रश्न 110 नंबर प्रश्न है, बहुत जबरदस्त प्रश्न है। तो इसमें कर्तवाच्य होता है, क्या होता है, कर्तवाच्य होता है। ठीक है, कर्तवाच्य में वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुषकर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होते हैं। ठीक, याद रखना। चलिए, 111 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, और बहुत अच्छे से बताना है हम लोगों को। इनमें से कौन सा शब्द मूल का अनेकार्थी शब्द है, 111 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो मूल का अनेकार्थी शब्द है जड़, पत्थर की भूमि, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा। मूल मतलब होता है जड़, मूल का हिंदी इंग्लिश में होता है रूट शब्द होता है, तो रूट का हिंदी में क्या होता है, जड़। चलिए, 112 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है दोस्तों। हम लोग 112 नंबर प्रश्न का उत्तर देख कर ही रहेंगे। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, यह बताना है। तो आशीर्वाद, आशीर्वाद की आशीर्वाद, यह सही है, आशीर्वाद सही है, तीसरा। 112 नंबर उत्तर हो जाएगा तीसरा। याद रखना, आशीर्वाद कहते हैं ना, तो सी के बाद में रा हम पढ़ रहे हैं, जैसे आशीर्वाद, तो उड़नी रा किस पे लगेगा, वहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो आशीर्वाद सही हो जाएगा, आशीर्वाद। ठीक, 113 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, 113 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है। हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास इनमें से किसने किया था। तो काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था, रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था, नहीं किया था, इन्होंने तो बहुत बाद में किया। डॉक्टर गियर्सन ने किया था, इन्होंने किया था सबसे पहले, दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो 113 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2। हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास अगर किसी ने किया तो डॉक्टर गियर्सन थे, और इनको इनकी पुस्तक है एक, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। कौन सी है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। लिख नहीं सकते क्योंकि लिखने में थोड़ा टाइम जाएगा, बोल देते हैं, सुन लीजिए। ठीक है, चलिए 114 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ है, तो गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या है, गर्दन पर बैठ जाना, पीछा ना छोड़ना, जान से मार डालना। ठीक है, तो गर्दन पर सवार मतलब दूसरा हो जाएगा, पीछा ना छोड़ना। चलिए,
115 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है दोस्तों। रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं भाई? 124 होती हैं, कितनी, सॉरी 24 होती हैं। रोला छंद में कितनी होती है? 24 होती हैं। और 24 मात्राएं होती हैं रोला छंद में। लेकिन रोला को अगर कहा जाए तो सममात्रिक छंद होता है। क्या होता है? सममात्रिक छंद। आप सभी को सममात्रिक छंद, अर्धमात्रिक छंद में अंतर तो पता ही होगा, ठीक है। तो सममात्रिक छंद होता है रोला। और रोला सममात्रिक छंद इसलिए होता है कि विषम चरणों में, जैसे पहला और तीसरे चरणों में कौन सी मात्रा होती है? 11-11 मात्राएं होती हैं, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, ठीक है। तो यह सममात्रिक छंद है। टोटल 24 मात्राएं होती हैं। चलिए 116 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है दोस्तों। और हम लोग 116 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। पांडित्य में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो पांडित्य में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? वह शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर, वह शब्दांश, 116 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। पांडित्य में ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? ई। पांडित्य में जो शब्दांश, वह शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। तो पांडित्य में या जुड़ा हुआ है अंत में, ठीक है। जैसे पंडित होता है, या जुड़ जाता है तो पांडित्य हो जाता है। चलिए हम लोग 117 नंबर प्रश्न देख रहते हैं। और विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ आहट में हैं? तो विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ आहट में हैं? और विद्यापति को क्या कहा जाता है? कोकिल मैथिल कहा जाता है, याद रखना। सॉरी, मैथिल कोकिल कहा जाता है विद्यापति को। संस्कृत, मैथिली और आहट में रचनाएं इन्होंने की है। किसमें की है? संस्कृत में की है, आहट में की है और मैथिली में की है। अच्छा, कीर्तिलता और कीर्ति पताका इनकी आहट में मानी जाती है। कौन कौन सी? दो इसकी विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ आहट में है? 2 ग्रंथ। कौन कौन से? कीर्तिलता एक है। कौन सी है? कीर्तिलता। तो कीर्तिलता लिखे दे रहे हैं, कीर्तिलता यह हो जाएगी आहट में। दूसरी हो जाएगी कीर्ति पताका। कौन सी हो जाएगी? कीर्ति पताका। ये भी याद रखना है, कीर्ति पताका। लिख लेंगे आप लोग, ऐसा आशा करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, आसान नहीं होता। तो 2 आहट भाषा में लिखे गए ग्रंथ हैं विद्यापति के। और मैथिल कोकिल कहा जाता है विद्यापति जी को, याद रखना। 118 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? आप सभी को बताना है। आज अपनापन कहाँ है? यह समस्या मैं आप ही हल कर लूँगा। यह समस्या मैं आप ही हल कर लूँगा। एक, चलिए, वह मेरी निजी पुस्तक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? 118 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। 2 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें एक शब्द पकड़ लेना, निश्चयवाचक में, सॉरी निजवाचक में, आप, खुद, ठीक है, स्वयं, ये शब्द होते हैं, तो वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। चलिए हम लोग कौन सा देख रहे थे? 118। दोस्तों 119 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। अब आप लोग कह रहे होंगे 1, 2, 3, 4 ही ऑप्शन दिखते हैं, 5वां ऑप्शन नहीं दिखता। तो 5वां ऑप्शन होता है कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो उसका कोई मतलब नहीं होता। अगर होगा तो आप लोगों को दिखा दिया जाएगा। व्युत्पत्ति के विचार से शब्दों के कितने भेद हैं? तो व्युत्पत्ति के विचार से शब्दों के कितने भेद हैं आप सभी को बताना है। व्युत्पत्ति के विचार पर शब्दों के 3 भेद हैं। 3 भेद कौन कौन से? एक तो रूढ़ हो जाएगा आप सभी का, व्युत्पत्ति के आधार पर रूढ़। दूसरा यौगिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यौगिक। तीसरा पूछ लिया जाए तो योग रूढ़ हो जाएगा, योग रूढ़ हो जाएगा, ठीक। ये भी याद रखना। चलिए 120 नंबर प्रश्न का हम लोग उत्तर देख लेते हैं फटाफट। क्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? 120 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। क्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? क्रिया के संदर्भ में, क्रिया के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे नाम बोधक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? नाम बोधक क्रिया कहते हैं। नाम बोधक क्रिया क्या होती है? संज्ञा या विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे नाम बोधक कहते हैं। क्रिया के साथ क्रिया नहीं जोड़ी जाती नाम बोधक में। संज्ञा या विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से, मतलब संज्ञा या विशेषण के साथ में क्रिया जोड़ दी जाती है, तब नाम बोधक क्रिया बनती है। दूसरा दोस्तों क्रियार्थक क्रिया। दूसरा क्या हो जाएगा? क्रियार्थक क्रिया। तो क्रियार्थक क्रिया क्या होती है? क्रिया का अर्थ देने वाला शब्द क्रिया के रूप में होते हुए भी संज्ञा का अर्थ देता है, ठीक है। तो क्या मतलब? क्रिया का अर्थ देने वाला शब्द, क्रिया का अर्थ देने वाला शब्द क्रिया के रूप में होते हुए भी संज्ञा का अर्थ दे, तब क्या कहलाता है? क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है, ठीक है।
जब कर्म संज्ञा की तरह व्यवहार में आए तो क्रियार्थक संज्ञा नहीं होती है, याद रखना। ठीक। तीसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। तो आप सभी का तीसरा वाला सही हो जाएगा। 30 नंबर आप सभी का प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 121 नंबर प्रश्न का हम लोग उत्तर देख रहे हैं। इनमें से किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग है? तो क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग है टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। 121 नंबर प्रश्न का उत्तर 1 हो जाएगा, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ठीक है, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, क्रियार्थक संज्ञा हो जाएगी। चलिए 122 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। उपमा अलंकार के सर्वाधिक प्रयोग के लिए उनमें से कौन सा कवि अधिक प्रसिद्ध है? उपमा अलंकार के प्रयोग के लिए तो माघ हो जाएगा, वाल्मीकि, कालिदास। 122 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है तो कालिदास हो जाएगा। कालिदास क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार के सर्वाधिक प्रयोग के लिए इनमें से कौन सा कवि अधिक प्रसिद्ध है? कालिदास। तो कालिदास उपमा अलंकार का प्रयोग बहुत करते थे। ठीक है, 122 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दूसरा। 123 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। इनमें से कौन सा शब्द समास का विपरीतार्थक है? तो समास का क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा, संधि हो जाएगा, विच्छेद हो जाएगा। 123 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1। समास का व्यास हो जाएगा, विच्छेद का क्या हो जाएगा? संधि हो जाता है। और संधि का पूछ लिया जाए तो विग्रह भी होता है। ठीक है, ये भी सही है। चलिए हम लोग 124 नंबर प्रश्न देख रहे हैं और 124 नंबर प्रश्न का उत्तर यहीं पर देख लेते हैं। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त हुआ है? अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? 124 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो अप्रमेय जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, जो अवश्य होने वाला हो, जो समय पर संभव ना हो, तो इसमें एक सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा उत्तर। ठीक है, जो प्रमाण से अप्रमेय सिद्ध ना हो सके, जो अवश्य होने वाला हो तो अवश्य संभावी हो जाता है। ठीक है, जो संभव ना हो सके तो असंभव हो जाता है, और जो तौला ना जा सके वो अप्रमेय हो जाता है। ये याद रखना। ठीक है आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। 125 नंबर प्रश्न। अरे गुलाबो झाड़ू ठीक से लगा में कौन सा कारक है? अरे गुलाबो झाड़ू ठीक से लगा में कौन सा कारक है? 125 नंबर प्रश्न बताना है। तो कर्म कारक है, संप्रदान कारक है, संबोधन कारक है। तो संबोधन कारक है, तीसरा आप सभी का सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। 126 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना। इनमें से वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? एकनाथ हैं, ज्ञानेश्वर हैं, कबीरनाथ हैं, कबीरदास जी। तो वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है आप सभी को बताना है। तो ज्ञानेश्वर हैं। कौन है? ज्ञानेश्वर। दूसरा वाला सही हो जाएगा। वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक ज्ञानेश्वर हैं। जैसे पूछ लिया जाए संत काव्य के प्रवर्तक कौन है, तो कबीरदास जी को माना जाता है। फिर पूछ लिया जाता है कि मराठी संत एकनाथ शिंदे हैं। कौन है? एकनाथ शिंदे कौन है? मराठी संत हैं। चलिए 127 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है और आप सभी को सिलेक्शन लेना है। विस्मयादिबोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? 127 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो विस्मयादिबोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? वहाँ, धन्य धन्य, यहाँ वहाँ। तो बताना है आप सभी को 127 नंबर प्रश्न का उत्तर धन्य धन्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धन्य धन्य। धन्य धन्य विस्मयादिबोधक अव्यय का उदाहरण है। समुच्चय बोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? और या किंतु। क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक का और या किंतु। ठीक है, तो यह समुच्चय बोधक के उदाहरण है। और दोस्तों आप लोगों से अगर पूछ लिया जाए संबंध बोधक अव्यय के उदाहरण कौन से हैं, तो के, की, पास, दूर, ये संबंध बोधक के अव्यय के उदाहरण हैं। चलिए 128 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। वियोग के अंतर्गत कितनी काम दशाएं मानी गई हैं? तो वियोग के अंतर्गत कितनी काम दशाएं मानी गई हैं? तो 10 काम दशाएं मानी गई हैं। कितनी? 10 काम दशाएं। तो वियोग के अंतर्गत 10 काम दशाएं मानी गई हैं। अच्छा, 10 काम दशाएं सुनना चाहेंगे? सुन लीजिए। पहली हो जाती है अभिलाषा, दूसरी स्मरण हो जाती है, तीसरी उद्वेग हो जाती है, चौथी उन्माद हो जाती है, और चौथी उन्माद, पाँचवीं चिंता हो जाती है, छठी गुण हो जाता है, सातवां प्रलाप हो जाता है, आठवां व्याधि हो जाता है, नवां मरण हो जाता है, 10वां जड़ता हो जाता है। तो ये सीक्वेंस में नहीं होंगे, थोड़ा बहुत भूल रहे हैं, इसीलिए आप सभी को सीक्वेंस में नहीं होंगे, लेकिन यही आप सभी की 10 काम दशाएं हैं। ठीक है, तो वियोग के अंतर्गत 10 काम दशाएं हैं, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। 129 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। पा वर्ग का उच्चारण स्थल क्या है? तो पा वर्ग का उच्चारण स्थल क्या है? ओष्ठ है। तीसरा सही हो जाएगा। चलिए
130 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है दोस्तों। सफ़ेद कमीज में कौन सा विशेषण है? सफ़ेद कमीज में विशेषण बताना है, तो गुणवाचक विशेषण है, तीसरा सही हो जाएगा। ठीक, तो 130 नंबर का तीसरा सही हो जाएगा, सफ़ेद कमीज में गुणवाचक विशेषण है। चलिए दोस्तों, 131 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। इनमें से किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है? तो किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है? आलस्य मनुष्य का, एक सेकेंड, आलस्य मनुष्य का शत्रु है, तो यह अर्धविराम का आप सभी का उदाहरण है। ठीक है, तो तीसरा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, 132 नंबर प्रश्न। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा जिसमें समुच्चय बोधक अव्यय का लोप कर दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं और समुच्चय बोधक अव्यय का लोप कर दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि कहते हैं। 132 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि बहुव्रीहि क्या कहते हैं कि द्वंद्व समास कहते हैं। तो हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग 133 नंबर प्रश्न देख लेते हैं इसी बात पर। कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो जिमीत वाहन नहीं, वासव नहीं, पुलोमजा नहीं है। कौन सा पर्यायवाची नहीं है इंद्र का? 133 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो इंद्र का पर्यायवाची होता है पुरंदर होता है, सचीपत होता है, शक्र होता है, जीमूत वाहन होता है, ये भी सही है, वासव होता है, ये भी सही है, पुलोमजा इंद्र की पत्नी थी। कौन सी? पुलोमजा क्या थी? इंद्र की पत्नी थी, याद रखना। ठीक है, इंद्र की पत्नी थी पुलोमजा, इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। 134 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो, इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो अधखिला होगा। क्या होगा? अधखिला। 2 नंबर सही हो जाएगा। 134 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। एक सेकेंड। ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो, यह लिखा है पूरा खिला ना हो, तो मुकुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुकुल। ठीक है, अधखिला नहीं होगा, गलत है, सॉरी, क्षमा करना, बाई चांस बाई मिस्टेक निकल गया। और गलत बताने का कोई आशा नहीं होती कि गलत निकल जाए, लेकिन गलत निकल जाता है तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना। भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं है, तो रामचंद्र शुक्ल नहीं, प्रताप नारायण मिश्र नहीं है कि प्रेमघन नहीं। तीनों में से आप सभी को बताना है कौन से भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं है। तो 135 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1, रामचंद्र शुक्ल भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं है। प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, सितारे हिंद, ये भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। तो याद रखना, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, बद्री नारायण प्रेमघन, ये सब क्या है? भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। हम लोग गद्यांश देखेंगे, गद्यांश को पढ़कर उत्तर देखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों में से सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो सबसे उचित विकल्प बताना है। तो पहले तो हम लोग पैसेज पढ़ेंगे। दक्षिण अमेरिका में जहाँ वकीलों और दक्षिण अफ्रीका में जन्मे और पढ़े युवकों के अक्षर मोतियों जैसे मैंने सब देखे, तब तो मैं बहुत लजाया और पछताया। मैंने तब समझाया कि लेख का सुलेख न हो अधूरी शिक्षा की निशानी है। चलिए पहले तो हम लोग देख लेते हैं दोस्तों 137 नंबर प्रश्न। गांधी जी लेख में सुधार के लिए किसे आवश्यक मानते हैं? तो आलेखन कला को आवश्यक मानते हैं। चलिए दोस्तों 138 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। संस्कृत रेखा गणित से अधिक कठिन थी, इसका अभिप्राय क्या है? संस्कृत को रेखा गणित में मात्र आकृति, रेखा गणित को सीखना सरल था। ठीक है, रेखा गणित को सीखना सरल था, संस्कृत को रटना पड़ता था। बी वाला दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। गांधी जी को रटंत विद्या कठिन लगती थी। ठीक, याद रखना। चलिए 139 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। और गांधी जी संस्कृत छोड़कर फारसी की कक्षा में क्यों जा बैठे? संस्कृत के शिक्षक बहुत कठोर थे, फारसी संस्कृत से अधिक सरल थी। ठीक है, तो दूसरा वाला सही हो जाएगा, 139 नंबर 2। चलिए 140 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। गांधी जी संस्कृत शिक्षक कृष्णशंकर जी का उपकार क्यों मानते हैं? ठीक है, एक वाला सही हो जाएगा। चलिए 141 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। संस्कृत मुझे रेखा गणित से कठिन जान पड़ी, इसमें भी अव्यय शब्द के प्रयोग का उद्देश्य है रेखा गणित की कठिनता का वर्णन करना। ठीक है, रेखा गणित की कठिनता का वर्णन करना, संस्कृत की कठिनता को अधिक बल देकर प्रकट करना। दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। 142 नंबर प्रश्न। कक्षा शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? कक्षा शब्द किस प्रकार की संज्ञा आप सभी को बताना है। तो समूहवाचक संज्ञा है।
143 नंबर प्रश्न का उत्तर देखना है। तो 43 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। शिक्षक के प्रेम की मैं अवहेलना न कर सका अर्थ की दृष्टि से यह वाक्य का कौन सा भेद है? विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य है। तो यहाँ 143 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन का तीसरा, निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। चलिए 144 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दुख का पर्यायवाची नहीं है? तो व्यथा दुख का पर्यायवाची है, शोक भी दुख का ही पर्यायवाची है। क्षीर क्या हो जाएगा? क्षीर दुख का पर्यायवाची नहीं होगा। क्षीर का अर्थ होता है, जिसका हिंदी अर्थ होता है खीर, ठीक है। यह तत्सम है, खीर हो जाएगा तद्भव, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पैसेज यह पढ़ना है और पैसेज पढ़ के उत्तर देना है। शिक्षा द्वारा समता की भावना प्रसारित करना नवीन शिक्षा का लक्ष्य, नवीन शिक्षा का लक्ष्य है। और नवीन शिक्षा सिद्धांत इस बात का प्रयास करता है कि बालक अपने समाज के सभी प्राणियों के साथ सद्व्यवहार करे, वह समाज के सभी कामों में दिलचस्पी ले। यदि समाज में कोई अड़चन है अथवा कोई ऐसा कार्य हो रहा है जो समाज के हित के विरुद्ध है, तो वह उसको ठीक कर सके। शिक्षा द्वारा समता की बात इसलिए भी आवश्यक है कि विज्ञान के आविष्कारों के कारण ये दीवारें गिर गई हैं जो एक देश को दूसरे देश से अलग रखती थी। रेडियो, हवाई जहाज के कारण दूरी की कठिनाई दूर हो गई है। इसलिए एक देश की परिस्थिति को प्रभावित करती है। इसका परिणाम यह होता है कि यदि किसी देश में कोई घटना हुई तो दूसरे देश पर उसका प्रभाव पड़ता है। उस प्रभाव के कारण एक देश की जनता दूसरे देश की जनता के सुख दुख में सम्मिलित होना चाहती है। इस प्रकार संसार में एक कुटुंब के समान रहने की पूरी संभावना है और एक कुटुंब का जीवन तभी सुखी हो सकता है जबकि कुटुंब का प्रत्येक सदस्य दूसरे के प्रति सद्भावना रखे। सद्भावना समता के आधार पर ही होती है। अतः जब तक समाज में समता स्थापित नहीं होगी तब तक समाज में गरीबी, बीमारी और बेगारी रहेगी। इस ऐसी दशा में शिक्षा द्वारा इस बात का प्रयास किया जाता है कि व्यक्ति में वह सामाजिक चेतना उत्पन्न हो जो समता को चाहती है, ठीक है। चलिए प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। तो 45 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। नवीन शिक्षा सिद्धांत शिक्षा में किस भावना के समर्थक है? तो जो पैसेज पढ़ा उसका आंसर देना है 145 नंबर के रूप में। तो आप सभी का एक हो जाएगा, समता की भावना का, ठीक है। आजकल समता के सिद्धांत का प्रसार इसलिए आवश्यक है क्योंकि आवागमन के साथ बढ़ रहे हैं, लोग अपने अधिकारों के प्रति अधिक सजग हैं और वैज्ञानिक आविष्कारों ने राष्ट्रों के मध्य दूरियां कम कर दी हैं। तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, चौथा आप सभी का सही हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, एक सेकंड देख लेते हैं, थोड़ा एक बार और प्रश्न पढ़ लेते हैं, थोड़ा लग रहा गलत हो जाए। आजकल समानता के अधिकार का प्रसार इसलिए आवश्यक है क्योंकि वैज्ञानिक आविष्कारों ने राष्ट्र के मध्य दूरियां कम कर दी हैं। तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है, पैसेज के अकॉर्डिंग। चलिए 147 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है दोस्तों। यदि किसी एक देश की घटना दूसरे देश पर प्रभाव डालती है तो किस बात की संभावना अधिक होती है? तो 147 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है वसुधैव कुटुंबकम की। चलिए 148 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। समाज से गरीबी, बीमारी एवं बेकारी को दूर करने के लिए आवश्यक है कुटुंब के प्रत्येक सदस्य में सद्भावना का विकास। 148 नंबर प्रश्न का उत्तर एक ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 149 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है दोस्तों। आदर्श शिक्षा की कसौटी है 149 नंबर प्रश्न। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना और अपने दोस्तों ग्रुप्स में जरूर शेयर कर देना, लाइक कर देना वीडियो को। आप लोगों से निवेदन है, इतना जरूर कर देना, ठीक है। 149 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। आदर्श शिक्षा की कसौटी है योग्यता एवं शक्ति के अनुसार समान अवसरों को उपलब्ध कराना। 150 नंबर प्रश्न का उत्तर हम लोग देख लेते हैं। 150 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना। एक कुटुंब का जीवन तभी सुखी होता है यदि उनमें परस्पर सद्भाव हो, परस्पर सद्व्यवहार हो, समान योग्यता हो। 150 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है दोस्तों, एक हो जाएगा, परस्पर सद्भाव हो। यह आप सभी का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 हो गया है कंप्लीट। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले टेस्ट नंबर 12 में।